अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी जनाब, क्या हालचाल। मैं मोहम्मद हमजा और आप देख रहे हैं अपना प्यारा सा चैनल केमिस्ट्री इजी है और स्कॉलरशिप इजी है। लास्ट वीडियो में हमने डिटेल डिस्कशन की स्टडी प्लान वर्सेस रिसर्च प्रपोजल। मैंने आपको अपनी प्रायोरिटी बताई, मैंने क्या बनाया था, आपको क्या बनाना चाहिए, हमने डिटेल में डिस्कस किया। आज की वीडियो स्पेसिफिक रिसर्च प्रपोजल के बारे में है। मैं आपको अपना रिसर्च प्रपोजल दिखाऊंगा, आपको बताऊंगा कि कौन कौन सी हेडिंग्स आपको इंक्लूड करनी है, कौन कौन सी चीज़ों का होना लाजमी है, किन किन क्वेश्चंस के आपने आंसर लाजमी देने हैं रिसर्च प्रपोजल में। उससे पहले एक क्विक सी बात करते हैं कि रिसर्च प्रपोजल क्यों होना ज़रूरी है। तो एक बात अपने माइंड में बिठा लें कि जो डॉक्यूमेंट्स आपके पास हैं वही बाकी स्टूडेंट्स के पास में। सैचुरेशन बहुत ज़्यादा है सीएससी स्कॉलरशिप के लिए, तो जो डॉक्यूमेंट्स आपके पास हैं वो बाकियों के पास में। जिस तरह से पुलिस क्लियरेंस आपकी भी है, बाकियों की भी डेफिनेटली है। फिजिकल एग्जामिनेशन फॉर्म जैसा आपका है वैसा बाकियों का भी है, लाइक सारे नेगेटिव 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 इस तरह से। इसके अलावा इंग्लिश प्रोफिशिएंसी जैसा आपका है वैसा बाकियों का भी है। डिग्री आपकी भी है, औरों के पास भी है, मैट्रिक एफएससी व्हाटएवर, जितने भी तरह के डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपके पास हैं वो बाकियों के पास भी है। तो आपने कुछ ऐसा करना है अपने डॉक्यूमेंटेशन के अंदर कि आपकी प्रोफाइल स्ट्रांग बने एज कंपेयर टू अदर्स। तो डिफरेंस क्रिएट करने के लिए आता है रिसर्च प्रपोजल, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि इम्पैक्ट क्रिएट करता है, जिसकी वर्थ है एज कंपेयर टू स्टडी प्लान। तो बहुत सारे स्टूडेंट स्टडी प्लान पिक करते हैं, तो अगर आप रिसर्च प्रपोजल पिक करेंगे तो डेफिनेटली आपकी वैल्यू ज़्यादा होगी। तो बाकी डॉक्यूमेंट्स तो ऑलमोस्ट सेम है, लेकिन रिसर्च प्रपोजल एक ऐसा डॉक्यूमेंट है, अगर आप इसको बनाएंगे सही तरीके से तो आपकी वर्थ, आपकी वैल्यू, आपकी प्रोफाइल ज़्यादा स्ट्रांग हो सकती है। और रिसर्च प्रपोजल में कौन कौन सी चीज़ें ऐड करनी है, किस तरह से बनाना है, मैं आपको अपनी लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर लेके चलता हूँ। यहाँ पे मैं आपको अपना रिसर्च प्रपोजल दिखाऊंगा, मैंने किस तरह से डिज़ाइन किया था और कौन कौन से क्वेश्चंस के आंसर करना ज़रूरी है और कौन कौन सी हेडिंग्स आपने ऐड करनी है। कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करूंगा। बेसिकली ये जो फॉर्मेट है रिसर्च प्रपोजल का जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा, ये एक इंटरनेशनल फॉर्मेट है। अगर आप इस के अकॉर्डिंग रिसर्च प्रपोजल डिज़ाइन करते हैं तो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा, उसकी एक वैल्यू होगी और ये इंटरनेशनली वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेबल है। क्योंकि मैंने एक यूरोपियन स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई किया था, तो ये जो इस फॉर्मेट के अकॉर्डिंग उनकी रिक्वायरमेंट थी कि रिसर्च प्रपोजल इस फॉर्मेट के अकॉर्डिंग होना चाहिए, और मेरा रिसर्च प्रपोजल मेरे प्रोफेसर ने बनाया था। ठीक है, तो ये जो फॉर्मेट है, ये फिर इसी फॉर्मेट को लेके मैंने एक और टॉपिक के ऊपर खुद रिसर्च प्रपोजल बनाया। क्योंकि मैंने चाइना में अप्लाई करना था, तो यहाँ पे एक प्रोफेसर ने, ऑल्दो मैंने उस यूनिवर्सिटी में फिर सीएससी पे अप्लाई नहीं किया था, लेकिन उस प्रोफेसर ने मेरे से रिसर्च प्रपोजल बनाया उनके अपने टॉपिक के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो वो टॉपिक बेसिकली बिस बॉडी बायस का था, जो मैं आपको अपना रिसर्च प्रपोजल यहाँ पे शो करवाऊँगा। बिस बॉडी बायस के ऊपर वो टॉपिक था, उन्होंने मेरे से रिसर्च प्रपोजल बनाया। तो जो प्रपोजल यूरोपियन स्कॉलरशिप के लिए मेरे प्रोफेसर ने बनाया था, बस उसी प्रपोजल को सामने रख के मैंने ये वाला रिसर्च प्रपोजल तैयार किया था। ठीक है, तो ये बेसिकली पूरा फॉर्मेट के हवाले से मैं आपको इन्फॉर्मेशन दूंगा कि आपने किस तरह से अपना रिसर्च प्रपोजल बनाना है। बस ये चीज़ माइंड में रखनी है कि ऐसा रिसर्च प्रपोजल होना चाहिए जिसकी वैल्यू हो। अच्छा, अब बेसिकली एक थोड़ा सा एक ओवरव्यू लेते हैं। टोटल 2 तरह के सिनेरियो हो सकते हैं। पहला तो ये कि जब आपने ईमेल की प्रोफेसर को एक्सेप्टेंस के लिए, प्रोफेसर ने आपसे बोला कि भाई मुझे पहले रिसर्च प्रपोजल बना के दें, तो उसके लिए ये है कि आप जो भी रिसर्च टॉपिक है आपके प्रोफेसर का, आप उस टॉपिक से रिलेटेड आप 5-6 रिसर्च आर्टिकल को डाउनलोड करें, उनको रीड करें, उसके अकॉर्डिंग आप रिसर्च प्रपोजल बनाएं। दूसरा सिनेरियो ये होता है कि, और अमूमन ये चीज़ हमें देखने को मिलती है कि जब आप ईमेल करते हैं, प्रोफेसर आपको बिना कुछ कहे एक्सेप्टेंस दे देते हैं, क्योंकि मोस्टली प्रोफेसर की रिक्वायरमेंट प्रपोजल नहीं होती, बस वो इसी तरह एक्सेप्टेंस आपको दे देते हैं आपकी सीवी की बिहाफ के ऊपर। आपको एक्सेप्टेंस मिल गया, लेकिन सीएससी की रिक्वायरमेंट तो है कि या तो आप स्टडी प्लान अपलोड करें या आप रिसर्च प्रपोजल अपलोड करें। तो ऑब्वियस ही बात है, हमने जाना है रिसर्च प्रपोजल की साइड, हमने स्टडी प्लान तो नहीं बनाना, क्योंकि वो एक एवरेज सी चीज़ है, नॉर्मल सी चीज़ है, वो हर कोई बनाता है। तो हम लोग रिसर्च प्रपोजल बनाएंगे। तो इस केस में अब आपके पास चॉइस है कि भाई आप चाहें तो अपने प्रोफेसर का जो टॉपिक है, जो रिसर्च उनकी चल रही है, आप उस टॉपिक को लेके आर्टिकल डाउनलोड करें और रिसर्च प्रपोजल बनाएं, या दूसरे ऑप्शन आपके पास ये है कि जो आपने बैचलर में रिसर्च की या जो आप अपने टीचर से मशवरा लें, जो आपका अपना इंटरेस्ट है जिस टॉपिक के ऊपर, आप उस टॉपिक के से रिलेटेड आर्टिकल डाउनलोड करें और रिसर्च प्रपोजल बनाएं। ठीक है, तो 4 to 5 और 6 आर्टिकल्स एनफ हैं रिसर्च प्रपोजल को बनाने के लिए। ठीक है, तो अगर तो आपको प्रोफेसर ने बोला कि भाई इस टॉपिक के ऊपर रिसर्च प्रपोजल बनाएं, तो
कोशिश करें कि उसी टॉपिक के ऊपर ही रहें। तो मैं आपको एक फॉर्मेट यहाँ पे बताऊंगा। पहली चीज़ आपने हेडिंग देनी है रिसर्च प्रपोजल की, फिर उसके बाद आपने हेडिंग देनी है जो आपका टॉपिक होगा, जिस टॉपिक पे आप रिसर्च प्रपोजल बनाएंगे। ठीक है, तो वो यहाँ पे टॉपिक आ जाएगा। फिर आपने अपने प्रोफेसर का नाम लिखना है, उसके साथ यूनिवर्सिटी लिखनी है, जो भी आपका प्रोफेसर XYZ जो भी उसका नाम है वो आ जाएगा। यूनिवर्सिटी नेम आपने यहाँ पे ब्रैकेट में लिख देना है। स्टार मैंने इस वजह से यूज़ किए ताकि आपको पता चले कि भाई इसकी जगह आपके ऊपर आप लोगों ने खुद मॉडिफिकेशन करनी है, आप लोगों ने खुद अपनी यूनिवर्सिटी का नाम लिखना है। फिर फ्रॉम किसकी तरफ से हो रहा है रिसर्च प्रपोजल, कौन बना रहा है, यहाँ पे आपने अपना नाम लिख देना है यहाँ से यहाँ पे। अगेन यहाँ भी मैंने स्टार इसलिए ऐड किया ताकि आपको आइडिया हो कि ये आपने मॉडिफाई करना है। मेरा नाम मोहम्मद हमज़ा, तो मैंने यहाँ पे अपना नाम लिख दिया। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं तो मोहम्मद हमज़ा के नीचे आप अपना ईमेल मेंशन कर सकते हैं, आप अपनी वीचैट की आईडी मेंशन कर सकते हैं। इट्स अप टू यू। मैंने अपना ईमेल ऐड किया था यहाँ पे, अभी मैंने रिमूव किया, लेकिन यहाँ पे आप अपना ईमेल भी ऐड कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, मेन आपका रिसर्च प्रपोजल स्टार्ट होता है यहाँ से। पहली आपकी हेडिंग आएगी एब्स्ट्रैक्ट की। अब सेक्शन 1 है बेसिकली, तो ये आपने हेडिंग नहीं देनी, ये सिर्फ आपको मैंने समझाने के लिए लिखा। ये बेसिकली यूरोपियन फॉर्मेट था, तो उसमें इस तरह से था कि भाई सेक्शन 1 आपका 300 वर्ड्स का होना चाहिए। तो ये बेसिकली एब्स्ट्रैक्ट है, आपने मेन हेडिंग एब्स्ट्रैक्ट की देनी है। अब एब्स्ट्रैक्ट आपका 300 वर्ड्स का होना चाहिए। अब जो भी आपका टॉपिक है, उस टॉपिक से रिलेटेड जब आप आर्टिकल्स को डाउनलोड करेंगे तो 2-4 सेंटेंसेस एक आर्टिकल से उठाएं, 2-4 दूसरे से उठाएं, 2-4 तीसरे से, 2-4 चौथे से, तो आपके 300 वर्ड्स बन जाते हैं। और ये लाजमी नहीं कि 300 वर्ड्स ही होने चाहिए। 250 वर्ड्स आर ओके, 220 वर्ड्स आर ओके, 280 वर्ड्स आर ओके। ये आप तक है कि आप कितना मटेरियल उसमें, कितना डाटा उसमें ऐड करना चाहते हैं। ठीक है, तो 300 वर्ड्स इज़ नॉट अ बिग डील, ईजिली बंदा लिख लेता है। तो यहाँ पे आपने एब्स्ट्रैक्ट लिखना है। सेकंड जो पोर्शन है वो आपका सेक्शन 2 है, और ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मेन चीज़ें आपकी सारी इसी पोर्शन में कवर हो जाएंगी। ठीक है, अब इसमें आपने 3 तरह के क्वेश्चंस का आंसर करना है। पहला जो एक क्वेश्चन है वो क्या है कि एम्स, ऑब्जेक्टिव्स एंड सेंट्रल रिसर्च क्वेश्चन आपने बताने कि आपका एम क्या है, यानी कि आपका जो टॉपिक है उसके हवाले से आप क्या एम कर रहे हैं, लाइक आप क्या बनाना चाह रहे हैं वो आपने बताना है। ऑब्जेक्टिव्स के ऑब्जेक्टिव्स क्या होने चाहिए। तीसरा, उसके हवाले से जो रिसर्च क्वेश्चंस है आपके माइंड में वो क्या होने चाहिए, तो ये आपने कवर करने हैं। फिर जो जो क्वेश्चन है वो है हाउ एग्जिस्टिंग लिटरेचर ऑन द टॉपिक हैज़ बीन यूज टू इन्फॉर्म द प्रपोजल, यानी कि जो ऑलरेडी लिटरेचर पड़ा हुआ है, जो उस टॉपिक के ऊपर जो रिसर्च ऑलरेडी हो चुकी है, वो आपको कितनी हेल्प कर रहा है इस टॉपिक के हवाले से, तो आपने वो मेंशन करना है। फिर सी पार्ट के हाउ द प्रोजेक्ट अंदाज़ा लगाएं, प्रोजेक्ट हाउ द प्रोजेक्ट विल एडवांस स्टेट ऑफ द आर्ट एंड मेक अ कंट्रीब्यूशन टू एग्जिस्टिंग नॉलेज, यानी कि आपका जो एग्जिस्टिंग नॉलेज आप भी ऑलरेडी है, जो लिटरेचर आपने सर्वे किया, वो आपको किस तरह से हेल्प कर रहा है फ्यूचर में कुछ नया करने के लिए। ठीक है, तो पहले हम बी पार्ट का आंसर करेंगे। तो आपने डायरेक्ट एब्स्ट्रैक्ट की हेडिंग देनी है, उसके बाद डायरेक्ट आपने इंट्रोडक्शन की हेडिंग देनी है। तो ये हमारी बेसिकली सेकंड हेडिंग होगी। यहाँ पे आपने इंट्रोडक्शन ऐड करना है, जो आपका टॉपिक का इंट्रोडक्शन है। अगेन जब आप रिसर्च आर्टिकल को रीड करते हैं तो आपको आइडिया हो जाएगा कि इंट्रोडक्शन में क्या क्या चीज़ें ऐड करनी है। कोशिश करें कि 320 वर्ड्स का इंट्रोडक्शन लिख लें, और इज़ नथिंग, 300 वर्ड्स कुछ भी नहीं है। जब आप लिखने पे आएंगे तो आप, मुझे आइडिया है और ये मुझे अच्छी तरह से मैं जानता हूँ कि 300 वर्ड से एक्सीड करता है काम, क्योंकि जब मैं लिखने लगा था तो बहुत सारा डाटा बंदे को मिल जाता है इंटरनेट पे, तो आप यहाँ पे उसको पेस्ट करेंगे। और दूसरी ये बात कि ये कोई इसका इशू नहीं होता कि अगर आपके रिसर्च प्रपोजल में प्लेजरिज्म भी आता है तो इसका कोई इशू नहीं है, वो इतना खास इसकी कोई चेकिंग नहीं होती। ठीक है, यानी कि कोई यहाँ पे सख्ती नहीं है कि भाई प्लेजरिज्म नहीं होना चाहिए, तो उसका भी कोई मसला नहीं है। इंट्रोडक्शन ऐड करके इसी इंट्रोडक्शन वाली हेडिंग के अंदर आपने प्राइमरी एम्स ऐड करने हैं, यानी कि आपने ये लाइन एज इट इज़ ऐड करनी है। द प्राइमरी एम ऑफ दिस रिसर्च इज़ टू प्रिपेयर अ रेंज ऑफ नावल। मेरा टॉपिक क्या था, बिस बॉडी पार्ट्स की सिंथेसिस, तो मैंने क्या ऐड किया था कि टू प्रिपेयर अ रेंज ऑफ नॉवल बिस बॉडी पाइज फोटोसेंसिटाइजर्स, फिर आगे मैंने उसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ वहाँ पे बता दी। फिर ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, यानी कि आपके क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं उस टॉपिक को लेके। मेरे बिस बॉडी पाइज फोटोसेंसिटाइजर्स मैंने सिंथेसाइज करने थे, तो मैंने क्या लिखा कि भाई उसकी मेरी ये ऑब्जेक्टिव है, उसकी ये प्रॉपर्टीज़ होनी चाहिए, ये इस तरह से उसकी एफिशिएंसी होनी चाहिए। तो वो आपने 2 आते हैं 2 लिखें, 3 आते हैं 3 लिखें, जो आपको आते हैं बस 2-3 यहाँ पे आपने इस तरह पॉइंट्स में इनको मेंशन कर देना है। ठीक है, फिर इसी के अंदर तीसरा जो आपका पोर्शन है
वो अब भी कवर हो जाएगा कि सेंट्रल रिसर्च क्वेश्चंस आर, फिर आपने यहाँ पे 2-3 क्वेश्चन ऐड कर देने। और मैंने आपको ऐड करके बताया, जो मैंने ऐड किए थे क्या था कि व्हाट इज एन ऑप्टिमल पाथवे टू बिस बॉडी पाई सिंथेसिस, यानी कि बिस बॉडी पाइज की सिंथेसिस तो हो रही है, लेकिन हम उसको किस तरह से सिंथेसाइज करेंगे, उसकी पाथवे क्या है, वो यहाँ पे क्वेश्चन बन के अराइज होता है, और यहाँ पे मैंने लिख दिया। फिर इसी से रिलेटेड जो दूसरा क्वेश्चन मैंने लिखा कि हाउ सब्स्टिट्यूएंट्स डू अफेक्ट द एक्टिविटी ऑफ बिस बॉडी पाइज, यानी कि अगर डिफरेंट ग्रुप्स में अटैच करता हूँ बिस बॉडी पाइज के कंपाउंड पे तो उसका क्या अफेक्ट होगा, तो ये भी एक क्वेश्चन अराइज होता है, तो वो भी मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया। यानी कि चीज़ें सिंपल हैं, बेसिक हैं, इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट चीज़ें नहीं है जो आपके लिए मुश्किल हो। ठीक है, फिर इसी के बाद आपने ये 3-4 लाइनों का ऐड कर देना है। ये बेसिकली आपका आंसर है सी पार्ट का। ये जो सी पार्ट है यहाँ पे कि भाई जो पास नॉलेज था वो आपको किस तरह से हेल्प करेगा फ्यूचर में कुछ नया करने के लिए, तो ये आपने 3-4 लाइनें इसमें ऐड कर देनी है। आप इसको रीड आउट खुद करेंगे और अपने हिसाब से इसको मॉडिफाई कर, बेशक इसी को आप एज इट इज़ लिखें, और यहाँ पे जहाँ पे बिस बॉडी पाइज आ रहा है या फोटोसेंसिटाइजर्स आ रहा है, इसकी जगह पे आप अपने टॉपिक के हवाले से यहाँ पे चीज़ें लिखते हैं। ठीक है, तो ये आपकी हेल्पिंग के लिए कि ये किस तरह से करना है ये मैंने ऑलरेडी मेंशन कर दिया है, ये चीज़ें जो मैंने ऐड की थी। ठीक है, तो इसके बाद सेक्शन 3 आता है, तो इसमें आपने ये चीज़ें लिखनी है, ये चीज़ें ऐड करनी है आपने इसमें। ठीक है, तो तीसरी हेडिंग आपकी आ जाएगी रिसर्च डिज़ाइन एंड मेथडोलॉजीज। पहली हेडिंग आपकी एब्स्ट्रैक्ट की आई, दूसरी हेडिंग इंट्रोडक्शन की आई, तीसरी हेडिंग रिसर्च डिज़ाइन एंड मेथडोलॉजीज की है। ठीक है, यानी कि ये बेसिकली इसमें इतना कुछ भी नहीं है, ऑब्वियस ही बात है, जब आप रिसर्च ग्रुप ज्वाइन करेंगे तो उसके हिसाब से आपको पता चलेगा भाई कौन से कंपाउंड्स अवेलेबल हैं, कौन से इक्विपमेंट्स अवेलेबल हैं, और सिंथेसिस किस तरह से करनी है, और मेथड्स कौन कौन से फॉलो करने हैं, तो वो कुछ हिसाब से होता है। ये बेसिकली एक प्रपोजल सा होता है, बस आपने इसको अपने हिसाब से डिज़ाइन करना होता है। ठीक है, तो इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है यार कि अगर आपका गलत हो जाएगा तो आपकी रिजेक्शन हो जाएगी, ये वो नहीं। वो सिर्फ ये चेक करते हैं कि भाई क्या इस बंदे ने कोई रिसर्च वगैरह का काम भी किया है कि नहीं किया। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें मैंने ऐड की हैं, आप इसको रीड आउट करेंगे, आप इसको अपने हिसाब से मॉडिफाई कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, जो भी आपका अपना टॉपिक है उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली आपने रिसर्च डिज़ाइन बताना है, मेथडोलॉजीज कौन कौन से आपने मेथड्स को फॉलो करना है, और डिज़ाइन यानी कि आपने अगर सिंथेसिस, आप जिस तरह मैंने सिंथेसिस की बिस बॉडी पाइज की, तो किस तरह से सिंथेसाइज किया मैंने अपना कंपाउंड, वो बेसिकली इसके अंदर आ जाएगा। ठीक है, तो ये बेसिकली उसकी सिंथेसिस की एक स्कीम थी जो मैंने इंटरनेट से ली। ठीक है, ये इंटरनेट पे अवेलेबल थी, ये मैंने ली। फिर इसी से रिलेटेड जो डिफरेंट तरह के बिस बॉडी पाइज थे वो एक मतलब ऑब्वियस ही बात है वो अभी तक सिंथेसाइज तो नहीं हुए, ये तो एक सिर्फ जो है प्रपोजल है। तो फिर मैंने क्या किया कि इसी से रिलेटेड जो डिफरेंट जो कंपाउंड्स थे उनको मैंने खुद ड्रॉ किया, और ये नीचे कंपाउंड वो सारे हैं जिनको मैंने ड्रॉ किया। अब देखें ये जो कंपाउंड था ये एज इट इज़ ये देखें ये सारा कंपाउंड। अब इसी के साथ मैंने यहाँ पे ये चीज़ें यानी कि एज अ ग्रुप, एज अ फंक्शनल ग्रुप, एज अ सब्स्टिट्यूएंट यहाँ पे मैंने अटैच कर दिए। फिर मैंने इस जो रिसर्च डिज़ाइन था इसके अंदर मैंने ये चीज़ें ऊपर मेंशन की है सारी कि भाई ये चीज़ भी डिज़ाइन हो सकती है। अब इसकी फिर हम लोग फर्दर जो प्रॉपर्टीज़ हैं फिर हम वो उसको देखेंगे, फिर उसके हवाले से अगर ये इफेक्टिव हुआ तो हम इसको रख लेंगे, अगर नहीं इफेक्टिव हुआ तो हम इसको वेस्ट कर देंगे। फिर इन्हीं ग्रुप्स को चेंज करके मैंने ये वाले ग्रुप अटैच कर दिए। ये सिर्फ आपने ऐड करना है, ये लाजमी नहीं कि भाई अब आप ये नहीं सोचेंगे कि भाई ये ठीक भी होगा या गलत होगा, नहीं, ये ठीक है या गलत है ऑब्वियस ही बात है। ये जब आप सिंथेसाइज करेंगे उसके बाद जब आप उसके ऊपर डिफरेंट तरह की SEM TEM डिफरेंट तरह की टेक्निक्स को अप्लाई करेंगे, एनालिटिकल टेक्निक्स को, तब आपको जाके आइडिया होगा कि यार वाकई ये कंपाउंड अवेलेबल भी है कि नहीं है। अगर अवेलेबल है तो उसकी एफिशिएंसी क्या है, क्या ये बिस बॉडी बाय फोटोसेंसिटाइजर्स के तौर पे काम कर सकता है ये कंपाउंड के नहीं कर सकता, तो वो बात का सिनेरियो है। फिलहाल आपने एक रिसर्च डिज़ाइन उनको देना है क्योंकि ये प्रपोजल है। ठीक है, तो इनकी जगह वो मैंने इसको रिप्लेस किया, ये चीज़ें मैंने मेंशन कर दी। फिर मैंने क्या किया, किसी को थोड़ा सा और मॉडिफाई किया, तो मैंने ये चीज़ यहाँ पे मेंशन कर दिया। ऑल्दो ये और ये आपको देखने में सेम लगेगा, लेकिन यहाँ पे ये तीनों जो 6 मेंबर्ड के रिंग्स हैं वो बेसिकली यहाँ पे डिफरेंट तरह के मैंने बेंजीन यहाँ पे ऐड कर दी और नाइट्रोजन मैं यहाँ पे मिड में ले आया। ठीक है, फिर इसी को मॉडिफाई करके मैंने ये भी बना लिया। तो ये डिफरेंट तरह के मैंने यहाँ पे एक स्कीमेटिक डायग्राम्स ही मैंने बना ली। ठीक है, तो बस ये आपने रिसर्च डिज़ाइन एंड मेथडोलॉजीज़ में ऐड करना है। बस एक चीज़ ये है कि ये चीज़ आपने लाजमी, ये स्कीम सी है, ये आपको इंटरनेट पे कहीं पे भी मिल जाएगी, एक बेसिक सी। फिर आप बताएंगे कि भाई ये इस कंपाउंड के मैंने आगे फर्दर नॉवेल्स को डिज़ाइन करना है, यानी कि इनके आगे मैंने फर्दर
आप उसको क्या बोलते हैं, डेरिवेटिव्स को मैंने डिज़ाइन करना है, तो फिर आप इसके ऊपर डिफरेंट तरह के ग्रुप्स को अटैच करते हैं, डेट्स इट, ठीक है। तो इसमें बेसिकली इतना कुछ भी नहीं है, मेन जो आपका आएगा वो सेक्शन 2 के अंदर चीज़ें आएंगी, ठीक है। अब देखें कि यहाँ पे मैंने सेक्शन 3 में लिखा ये भी 500 वर्ड्स का होना चाहिए, लेकिन आल्दो मैंने जो ये चीज़ें लिखी थी ये 500 वर्ड्स की नहीं बनती। सब बार मैं आपको बताता हूँ ये कितने वर्ड्स की बनती हैं टोटल। इसको मैंने सेलेक्ट किया सबको, और ये आप देख सकते हैं ये 300 वर्ड्स का टोटल बन रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ मस्ट नहीं है कि 500 वर्ड्स ही होने चाहिए, क्योंकि यहाँ पे आपने ये सारे मॉलिक्यूल्स कंपाउंड्स भी ऐड कर दिए, तो आपका सारा कुछ हिसाब बैलेंस हो जाता है, ठीक है। तो इस तरह से आपने अपना रिसर्च प्रपोजल डिज़ाइन करना। बस ये 3 तरह की हेडिंग्स हैं। पहली हेडिंग एब्स्ट्रैक्ट है, दूसरी हेडिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट इंट्रोडक्शन लिखें, उसके बाद एम्स, ऑब्जेक्टिव, सेंट्रल क्वेश्चन ये इसी के अंदर आ जाएंगे, और ये जो सी पार्ट का आंसर था वो इसमें ये आ जाएगा, ठीक है। फिर थर्ड हेडिंग आपकी रिसर्च डिज़ाइन मेथडोलॉजीज़ की आ जाएगी। बस आपने इसमें जो आपका रिसर्च डिज़ाइन होगा, आपने किस तरह से उसको डिज़ाइन करना है, अपने कंपाउंड्स को, या जो भी आपका टॉपिक है उससे रिलेटेड किस तरह से आपने वो चीज़ें डिज़ाइन करनी है, उसके हवाले से आप लिख देंगे, ठीक है। तो ये एक ऑफिशियल फॉर्मेट था रिसर्च प्रपोजल का, आप इसको लेके चलेंगे आपके लिए इजी होगा। पहले मेरा दिल था कि मैं यहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट वगैरह जो चीज़ें मैंने लिखी थी वो सारा कुछ वैसे ही मैं रहने दूँ, लेकिन ऑल्दो आपको पता है कि मेरा रिसर्च टॉपिक अलग है, आपका अलग है, तो वो चीज़ फिर नहीं, मतलब उसको अनकवर नहीं करना चाहिए, ठीक है। क्योंकि मेरी रिसर्च ये ना हो कि अब ऑब्वियस ही बात है वीडियो ये यूट्यूब पे अपलोड होगी, तो ये ना हो कि मेरी रिसर्च वो कोई और बंदा भी फॉलो कर रहा हो, तो फिर क्लैश आ जाता है, ठीक है। इस वजह से मैंने एब्स्ट्रैक्ट वगैरह यहाँ से हटा दिया। आई होप आप मेरी बात को समझ रहे होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो बस इसको ऐड करें, और ये किसी भी अपने टीचर को एक दफ़ा चेक करवा लीजिएगा। ये 3 तरह के हेडिंग्स हैं। आई होप ये आपको हेल्प करेगा, और ये ऑफिशियल फॉर्मेट है रिसर्च प्रपोजल का। जब आप ये डिज़ाइन करेंगे तो इट विल बी वैल्यूएबल फॉर यू, ये आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा देगा, ठीक है। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपनी दुआ में याद रखिएगा। सी यू सून, साइन ऑफ, अल्लाह हाफिज़।